कहने को छोटी भाभी और मेरा रिश्ता ननद भाभी का है, परंतु हम उम्र होने की वजह से कुछ ही महीने में वो मेरी सबसे अच्छी और सच्ची सखी बन गई। मैं अपने मन की हर बात बेझिझक उनको साझा कर लेती हूँ और वो भी मुझे अपने हृदय की वेदना बिना किसी संकोच के जाहिर करती हैं। पूरे घर में खामोशी का बसेरा देख ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी कोई तूफान यहाँ से गुजर रहा है। वैसे तो छोटे भैया सजीव के इस दुनिया से जाने के पश्चात हर रोज़ किसी न किसी के रूप में एक आंधी आगे बहाने चलती ही हर किसी को किसी न किसी रूप में छत्रिस करती हुई निकलती हैं, लेकिन इसका सबसे अधिक खामियाजा छोटी भाभी सुमन को ही उठाना पड़ता है, जो भैया के जाने के पश्चात पूरी तरह से कुम्हला सी गई है। उनके चेहरे पर तो उदासी ने जैसा अपना अस्थायी वास ही बना लिया हो, जो दिखता तो घर के हर सदस्यों को है, लेकिन देखना कोई नहीं चाहता। दादी को तो ऐसा लगता है जैसे छोटे भैया का इस दुनिया का अलविदा कहने में छोटी भाभी का ही दोष है। वैसे छोटी भाभी दीदी के ही पसंद से इस घर में आई है। पूरी जन्म पत्री कुंडली मिलाने के बाद ही पंडित जी ने कहा था, सजीव के लिए इससे अच्छी कन्या कोई हो ही नहीं सकती। दोनों के 36 के 36 गुण मिलते हैं। ये बहुत ही शुभ है, कन्या भाग्यशाली है। ये सुनते ही दादी ने फरमान जारी कर दिया था, अगर कोई लड़की सजीव की पत्नी और इस घर की बहू बनकर आएगी तो वो सुमन ही होगी। उस वक्त बड़े भैया और पापा ने दादी को कितना समझाया था कि संजीव अपने ही ऑफिस की एक सहकर्मी को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। ये सुनने का उपरांत दादी अंचल त्याग कर घरवाने पर बैठ गई थी कि ये सजीव की शादी किसी विजाती लड़की से जीते जी नहीं होने देंगी। यदि उनकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई तो उधर डोली उतरेगी और इधर उनकी अर्थी उठेगी। ये सुन सजीव भैया ने दादी के जिद के आगे और घर की झूठी शान के खातिर अपने अरमानों की बलि चढ़ा दी और हार कर सर झुकाए चुपचाप सुमन भाभी के संग 7 फेरे ले लिए। सजीव भैया दादी और घर वालों को खुश करने के लिए सुमन भाभी के संग रिश्ते की डोर में तो बंध गए, परंतु ना वो अपने प्यार भुला पाए और ना ही सुमन भाभी को उनका अधिकार दे पाए। शायद यही गम उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रहा था, इसलिए वो शराब का सहारा लेने लगे और एक दिन नशे में ड्राइवरिंग करते हुए शादी के 8 महीने के भीतर ही रोड एक्सीडेंट में मृत्यु का काल में समा गए और दादी सुमन भाभी और उनके परिवार का सारा दोष ये कहकर मरने लगी कि उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, गलत जन्म पत्री और गलत कुंडली देकर। घर में हर किसी को सजीव भैया के अकासित मौत का दुखद है, परंतु किसी को भी सुमन भाभी को चिंता नहीं। हर दिन किसी न किसी बहाने से कभी दादी, कभी मम्मी तो कभी बड़ी भाभी उन्हें सजीव भैया के मौत का उलाहना देते से नहीं चुकती और बेचारी भाभी मौन रहकर सबके ताने सुनती रहती। सजीव भैया वन विभाग में राज्य सरकार के कर्मचारी थे, इसलिए भैया के मृत्यु के पश्चात सारे सरकारी रुपए पैसे छोटी भाभी को ही मिले। ये भी दादी को गवारा नहीं था। बेटा उनके घर का तो रुपए पैसा पराए घर में आई बहू को क्यों मिलना चाहिए। रोज रोज के कलह से तंग आकर भाभी ने सारा पैसा दादी के खाता में हस्तांतरित कर दिया। इस पर उनका जी नहीं भरा। अब कहती हैं अनुकम्मा नियुक्ति में नौकरी भाभी के स्थान पर मुझसे छोटा भाई संजय को किसी तरह मिल जाए, क्योंकि वो इस घर का बेटा है और पिछली 2 सालों से सरकारी नौकरी के प्रयास में है। पापा और बड़े भैया ने दादी को बहुत समझाया कि सरकारी नौकरी में अनुकम्मा नियुक्ति केवल कर्मचारी पत्नी या बच्चों को ही मिलती है, पर वो नहीं, उन्हें तो कुछ सुनना ही नहीं है और न समझना है। बस उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। हर बात में जिद पकड़कर अड़ जाना दादी की आदत में शुमार हूँ। आज भी ऐसा ही कुछ बात हुई और भाभी ने खाना भी नहीं खाया होगा। ये सोच मैं भाभी के लिए भी खाना परोस उनके कमरे की ओर बढ़ी। मुझे खाना ले जाते देख माँ मुझ पर बरस पड़ी।
और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है उस महारानी के लिए खाना ले जाने की। तुम्हारी दादी ने सख्त मना किया है, उसे भूखा प्यासा ही रहने दो। जब भूख लगेगी तो खुद ही लेकर खा लेगी। किसी को उसे खाना देने की ज़रूरत नहीं। उसे खानदान के इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं। मैडम को नौकरी करना है, विधवा होकर सज संवर कर घर से बाहर निकलना है। माँ के मुंह से ये सब सुनते रहा नहीं गया और माँ में से वो सब कह गई जो कुछ महीने में दबा बैठी थी। आपकी बेटी घर से बाहर जाती है, नौकरी करती है, ये बात तो आप बड़े शान से सबको बताती फिरती हैं। तब आपका खानदान की इज्जत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपकी बहू नौकरी करना चाहती है तो आपकी इज्जत घटती है। ये कैसे दोहरी मानसिकता है? यदि मैं इस तरह भूखी प्यासी पड़ी रहती तो क्या तब भी आप मुझे खाने को नहीं पूछती? ये सब आखिर क्यों? वो जो आपके घर पर है वो खुद चल कर नहीं आई है। आप सब उसे बाजे गाने के साथ लाए थे। ये घर जितना दादी का आपका है मेरा है उतना ही छोटी भाभी का भी है। वो कुछ नहीं कहती, इसका यह मतलब कतई नहीं है आप सब उस पर न्याय करें, उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दें। मेरा ऐसे कहने पर माँ चुप हो गई क्योंकि वो भी यही जानती थी दादी गलत है और मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि माँ आज तक चाह कर भी कभी अपने लिए दादी को विरोध आवाज़ नहीं उठा पाई। जैसे ही मैं कमरे में पहुँची, भाभी बिस्तर पर आधे मुँह लेटकर सुसक रही थी। मुझे देखते ही वो मुझसे लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, मेरा क्या दोष है? मैं क्यों इस घर में नहीं रह सकती? मैं क्यों नौकरी नहीं कर सकती? संजीव के इस नौकरी के अलावा मेरे पास आजीविका का और कोई साधन भी तो नहीं है और दादी नौकरी करने से मना कर रही हैं। मैं भाभी को शांत करती हुई बोली, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आपको नौकरी करने से कोई नहीं रोकेगा। मैंने भाभी से ये तो कह दिया था, किंतु मैं स्वयं दुविधा में थी, सब ठीक कैसे होगा, क्योंकि दादी के विरोध ना माँ कुछ कह पाती और ना पापा। नहीं बड़े भैया, मेरे कुछ भी कहने का असर किसी पर होगा नहीं और आज फिर वही होगा जो दादी का निर्णय होगा। मैं सोच रही थी कि छोटी भाभी के माता पिता आ गए। दादी ने ही अपना फैसला सुनाने उन्हें बुलवाया था। मैं भी बैठक में जा पहुंची, जहां दोनों परिवार मिलकर छोटी भाभी के भविष्य का फैसला करने वाले थे। दादी ने बड़े गर्व से कहा, हमारे घर की बहुएं केवल घर संभालती हैं, नौकरी नहीं करती। आपकी बेटी नौकरी करना चाहती है, इसलिए आप उसे अपने साथ ले जाइए। ये सुनते ही भाभी की माँ दोनों हाथें जोड़कर दादी को संबोधित करते हुए बोली, बेटी तो पराया धन होती है और ब्याह बेटी अपने मायके में नहीं ससुराल में शोभा देती है। आप जो चाहेंगी वही होगा, सुमन नौकरी नहीं करेगी। ये सुन मैंने जैसे ही विरोध करना चाहा, माँ ने मुझे रोक दिया और स्वयं दृढ़तापूर्वक दादी से कहने लगी, माँ जी, पूरा परिवार आपका सम्मान करता है। मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपका आदेश सिराखों पे है, किंतु जिस प्रकार आप इस घर की बहू थी, फिर मैं इस घर की बहू बनी, वैसे ही सुमन भी इस घर की बहू है और इस घर में उसका भी उतना ही अधिकार है जितना आपका और मेरा। इसलिए सुमन इस घर में ही रहेगी। आप उसके सारे रुपए उसे लौटा दीजिए। वो संजीव की अमानत है जिसमें उसकी पत्नी का हक है। और रही बात नौकरी करने की, तो ये निर्णय आप, मैं या कोई और नहीं, उसे स्वयं लेना चाहिए। ये सब सुन मैं माँ से लिपट गई। माँ आज पहली बार दादी के समक्ष अपनी बात रख पाई। दादी ने भी माँ से कुछ नहीं कहा। शायद माँ की ये छोटी सी पहल से दादी को भी बदलते वक्त का एहसास हो गया था।